हेलो, क्या हाल-चाल है? आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, यानी आप भी खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ। आज हम बात करने आए हैं वायरस के बारे में। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं और हम पढ़ेंगे विषाणु के बारे में कि वायरस किस प्रकार के होते हैं, इनका शेप क्या होता है, इनका साइज़ क्या होता है और हम इन वायरस से ग्रसित कैसे होते हैं, इनकी डिसीज़ क्या होती है। जैसे अभी हाल में ही लगभग 2 ईयर एगो या 3 इयर्स एगो एक वायरस आया था जिसकी वजह से पूरा भारत ग्रसित हो रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लग गया था। तो इन्हीं प्रकार के वायरसों के बारे में हम जानेंगे जैसे कोरोना वायरस जिसको हम बोलते थे कोविड-19 इस वायरस के बारे में भी जानेंगे और जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है इसके वायरस के बारे में जानेंगे और रेबीज़ का वायरस इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अनेक प्रकार के वायरस जानेंगे और सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई और किसने इसकी डिस्कवरी की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा वायरस और इस वायरस को बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिनको क्लास में नहीं रखा, इसको अलग सेपरेट क्लास में रखने का प्रयास किया, लेकिन एक साइंटिस्ट आया और वो बहुत मोस्ट और पावरफुल साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्च हटेकर। उसने क्या किया, वायरस को एक क्लास में रख दिया जिसका यानी जिस क्लास का नाम है मोनेरा और उसमें इन्होंने रख दिया और उसी दिन से हम जो है क्लास मोनेरा के अंदर वायरस को पढ़ते हैं और अनेक प्रकार के वायरस हैं। तो क्या हाल चाल है, मैं शाहिद खान, आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास यहाँ पे पिन दिया हुआ है, BWC के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में हम इसको BWC के नाम से जानते हैं। अगर फुल नेम की बात करें तो यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, इस लाइन में लिखा हुआ है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। अभी तक अभी चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं और लोगों तक इसको बताएं, पहुंचाएं, क्योंकि आपके वहाँ फ्री पढ़ाई के रूप में हम आपके वहाँ पहुँचते हैं। यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारे घूम रहे हैं लेकिन वो हवाओं में बातें होती हैं, हम आपको डेप्थ तक ज्ञान देंगे। आप आज हमसे वायरस पढ़ेंगे, अगर नए हैं तो आज अगर आप हमसे वायरस पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि वायरस एक्चुअल में होता क्या है। वायरस के बारे में जानेंगे और वायरस के करैक्टर के बारे में, यानी कि इसके लक्षण पढ़ेंगे, सजीवों के लक्षण, निर्जीवों के लक्षण। हम वायरस को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आप अगर समझ जाएँ तो लोगों को ज़रूर बताएँ और लोगों को बताएँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री का अध्ययन करने को मिलता है और फ्री एजुकेशन है। कोई चार्ज नहीं लगता है आपसे, सिर्फ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक इसका नोटिफ़िकेशन पहुँचता रहे और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। चाहे आप बोर्ड में हों, चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन या नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं वायरस की। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। हम ना तो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, ना तो आपसे हम हिंदी में बात करेंगे। हम बात काहे में करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे। किस चीज़ में बात करेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में बात करेंगे और हमारे इस चैनल को बोलते हैं BWC के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्लास का लोगो है और इसी से आपकी पहचान होगी कि हम कौन सी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। तो BWC के नाम से जाना जाता है और हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। भाषा मायने नहीं रखती है, बस आप समझ जाएं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। भाषा ज़रूरी नहीं, भाषा कभी भी सुधर सकती है, लेकिन अगर आप टॉपिक को नहीं समझ पाएँगे तो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएँगे। ना तो वहाँ पे आपको इंग्लिश हेल्प करती है, ना तो आपको हिंदी हेल्प करती है। आपको हेल्प कौन करता है? आपका टॉपिक, आप कितना समझ पाए हैं, कितना नहीं समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम वायरस को और वायरस को लगभग 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएँगे। इसके शेप को पढ़ेंगे, इसके साइज़ को पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, सजीवों के और निर्जीवों के यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग के लक्षण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लें वायरस।
और हम स्टार्ट करते हैं वायरस को पढ़ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर एच हुटेकर, हमने क्या बताया, आर एच हुटेकर एक साइंटिस्ट आया, आर एच हुटेकर एक साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया, साइंटिस्ट इसने क्या किया, इसको क्लास मोनेरा में रखा। अदर साइंटिस्ट आए, वो क्लास में इसको नहीं रख रहे थे। अदर साइंटिस्ट इसको कोई भी क्लास कोई भी क्लास नहीं दे रहे थे। तभी एक आर एच हुटेकर नामक साइंटिस्ट आया और इसको कहाँ रख दिया, क्लास मोनेरा के अंदर इसको रख दिया। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। वायरस एक लैटिन लेटर है और इसको हम इसी के नाम से जानते हैं, यानी कि ये इसका मतलब अगर जाने तो क्या हो जाएगा, पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर होता है, ठीक है। तो वायरस क्या है, एक जहर का रूप लेता है, इसको हम लैटिन भाषा में वायरस कहते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसका सर्वप्रथम, इसका फर्स्ट टाइम नाम किसने दिया था, तो नाम लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में हमको फर्स्ट टाइम बताया और उसके साथ में ये भी कहा कि ये अज्ञात रोगाणु है। क्या है, अज्ञात रोगाणु है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वायरस, फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं। वायरस इलेक्ट्रोस्कोपी कैसा है, इलेक्ट्रोस्कोपी एसेलुलर होता है, एसेलुलर होता है। एसेलुलर क्या होते हैं, सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो एसेलुलर ये होते हैं कि जिनके अंदर सेल नहीं पाई जाती उनको क्या बोलते हैं, एसेलुलर बोलते हैं। और जिनके अंदर सेल पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल होती है उसको बोलते हैं हम सेलुलर। और जिनके अंदर बहुत सारी सेलें पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन का हमारे आंसर देना है, तुमको कमेंट में हमको बताना है कि हम मल्टी सेलुलर है, एसेलुलर है या सेलुलर है। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की। तो जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल जो था, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अगर हम बात करें सिक्स नंबर पॉइंट की तो वायरस में आरएनए व डीएनए कैसा होता है, में से कोई एक पाया जाता है। चाहे वायरस में वायरस कोई भी हो, उसमें आरएनए या डीएनए एक ही पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सेवंथ नंबर की। तो सेवन नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे, ये हर वो स्थान पे पाए जाते हैं, वायरस हर वो स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर लिविंग होते हैं। हर वो स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर
जीवन होता है या लिविंग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इसकी क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 8th नंबर पॉइंट हम लिखते हैं, वायरस उस समय से पाए जाते हैं जिस समय से जीवन अस्तित्व में है। बट एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर हम बॉक्स बना के लिखते हैं, आप उसी के नीचे ऐड करना, यहाँ पर अस्तित्व में है बट इसके फॉसिल नहीं मिलते, फॉसिल नहीं मिलते हैं। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये कंफर्म नहीं हो सका कि इसके फॉसिल नहीं है। फॉसिल का मतलब होता है किसी का कंकाल तंत्र या किसी के सांचे के रूप में या कोई ऐसी समाधि जिसमें वायरस का स्ट्रक्चर बना हो, तो इस प्रकार का कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता है, इसलिए बोला गया कि कोई फॉसिल या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं जो इनको हम कंफर्म कह सकते हैं। यही एक्सेप्शन है वायरस के बारे में, और वायरस का एक्चुअल में यही पार्ट है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं वायरस के जनरल कैरेक्टर के बारे में। हमने बेसिक जाना कि वायरस आखिर में क्या क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए चलते हैं वायरस के बारे में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट साथ में बनाते रहें और कॉपी और पेन निकाल लें अपनी, और नोट हमारे साथ में लिखते चलें। वायरस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा और यहीं पे लर्न कराया जाएगा, घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ा जाएगा। आज वायरस को पढ़ लेते हैं तो लाइफ में कभी वायरस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। वायरस क्या होते हैं, वायरस को एक पॉइंट और रह गया था, 10 नंबर का पॉइंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। वायरस को डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। दुनिया में वायरस कोई भी हो, उसका क्या हम करते हैं, उसका पता लगा सकते हैं या उसका उद्भव कैसे हुआ। इस प्रकार से हम कंप्लीट इसका पता लगा सकते हैं कि डीएनए और आरएनए द्वारा हम वायरस को ये पता लगा सकते हैं कि इस वायरस का उद्भव कैसे हुआ। जैसे कोरोना वायरस अभी आया, कोरोना वायरस के बारे में लोगों ने डीएनए आरएनए से उसकी पहचान की और उसके उद्भव का पता लगाया। फिर उसके बाद में उसको जड़ से खत्म करने के लिए बहुत संघर्ष किए और बहुत मेहनत से पूरे भारत से वायरस को खत्म किया गया, ठीक है। तो यही होता है कि उसका उद्भव और उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसकी हम फॉर्म को पता लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको हम नष्ट करने की जो है टेक्निक अपनाते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये 11 पॉइंट की बात करते हैं। एक सेल में, यानी वन सेल क्या होता है, ये वन सेल होस्ट तक जाता है, वन सेल होस्ट तक जाता है। और यहीं पे हम इसके करेक्टर को कंप्लीट करते हुए आगे हेडिंग डाल लेते हैं, विषाणुओं से संबंधित खोजें, यानी कि डिस्कवरी रिलेटेड। इस पेज को हम मिटाते हैं और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम बढ़ने का प्रयास करते हैं।
हेडिंग डाल लें डिस्कवरी रिलेटेड ऑफ वायरस। डिस्कवरी रिलेटेड टू वायरस। विषाणुओं से संबंधित खोजें। विषाणुओं से संबंधित खोजें। विषाणुओं से संबंधित खोजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यही जानेंगे कि विषाणु इस प्रकार से वीडियो क्लियर आ रहा है। डिस्कवरी ऑफ रिलेटेड। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं तो इसकी खोज, सबसे पहला साइंटिस्ट और सबसे पहली खोज वायरस की किस प्रकार से हुई और किसने किया, हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरस की और उसके रिलेटेड कितने साइंटिस्ट आए और कौन कौन से वायरस के बारे में हमको बताया। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं वायरस की खोज, यानी फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट वायरस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ वायरस फर्स्ट साइंटिस्ट। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? इवान वेस्की। कौन सा सन था? 1892 में ये पहला साइंटिस्ट आया जिसने खोज की किस चीज में? टेबको मोजेक वायरस। टेबको मोजेक वायरस जिसको हम आज जानते हैं टीएमबी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टीएमबी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट, यानी सेकंड पॉइंट भी लिखते हैं हम। तो कौन सा साइंटिस्ट आया? स्टेनले साइंटिस्ट आया इन 1935 में। स्टेनले 1935 में। और इसने क्या किया? उसी टीएमबी वायरस को क्रिस्टलाइजेशन किया। क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन किया, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम स्टेनले, और 1935 में स्टेनले था, पहला साइंटिस्ट था। 1935 में इसको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। और यही एक वायरस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया। अगर हम देखें कि किस सन में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1946 में मिला था। कब मिला था? 1946 में। और इसने क्रिस्टलाइजेशन कब किया था? 1935 में क्रिस्टलाइजेशन किया था। फिर उसके बाद में आता है डार्लिंगटन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। डार्लिंगटन की बात करें तो डार्लिंगटन 1944 में वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में बताया। किसके बारे में? न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में बताया। वायरस की न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में बताया। और फिर उसके बाद अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में साइंटिस्ट कौन आए? हर्शे एंड चेस। 1952 में इन्होंने कार्य किया और डीएनए
फेज वायरस में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया। क्या बताया? जेनेटिक मटेरियल बताया। तो ये कुछ साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्षेत्र में कार्य किया। जैसे फर्स्ट डिस्कवरी किसने की? इवानोवस्की की 1892 में कौन से वायरस को बताया? टीएमबी के बारे में बताया। फिर दूसरी नंबर पे आए स्टेनले 1935 में टीएमबी वायरस क्रिस्टलाइजेशन किया, जिसे 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद डार्लिंगटन आए 1944 में और वायरस का न्यूक्लियोप्रोटीन बताया। वायरस में क्या बताया? न्यूक्लियोप्रोटीन बताया। हर्शे एंड चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज में डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया। तो ये कुछ साइंटिस्ट आए और अपना अपना मत देते रहे और उनके खोज करते रहे, उनके बारे में बताते रहे कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर नहीं पाया जाता, कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खूबियां नहीं है। और इन साइंटिस्टों में एक साइंटिस्ट था स्टेनले, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1935 लिखा भी है। तो उसको क्या मिला? 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद में और हम पढ़ते हैं थोड़े साइंटिस्ट कि इनके अंदर और कौन कौन से पाए गए। और बहुत इंपॉर्टेंट एक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, HIV के बारे में। HIV की खोज किसने की? HIV का फुल नेम क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिस्कवरी ऑफ रिलेटेड टू वायरस, डिस्कवरी रिलेटेड टू वायरस। डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से आए इसमें और डिस्कवरी को किया। ठीक है, बात कर रहे हैं हम HIV की। अब फोर्थ फिफ्थ नंबर हमारा रहेगा, सिक्स्थ नंबर रहेगा। सिक्स्थ नंबर था या फोर्थ नंबर था, आप नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं सिक्स्थ नंबर। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे कौन सा आया? HIV के बारे में। HIV इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, इसको हम शॉर्ट में HIV के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में तो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ये एक वायरस बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हुआ और इसकी खोज बाय रॉबर्ट गैलो, रॉबर्ट गैलो 1904 में। कब की थी? 1904 में इसकी डिस्कवरी किया था। किसने? रॉबर्ट गैलो ने। सेवंथ नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वाल्टर रीड, एक साइंटिस्ट आया, वाल्टर रीड। वाल्टर रीड 1902 में हमको बताया कि भाई ह्यूमन में येलो फीवर कौन से वायरस से होता है? ह्यूमन का येलो फीवर, पीत ज्वार, इसके बारे में बताया। पीत ज्वार के बारे में हमको बताया। फिर इसके बाद 8 नंबर पे हम लिखते हैं, 8 नंबर का मतलब लॉफलर एंड फ्रॉग, लॉफलर एंड फ्रॉग। लॉफलर एंड फ्रॉग आए, ये दो साइंटिस्ट 1897 में, 1897 में 1897 में आए और ये जर्मनी में, कहाँ पे? जर्मनी में एनिमल में फुट पका यानी फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में बताया। माउथ और फुट की डिसीज के बारे में हमको बताया कि कौन से वायरस से होता है, उसकी खोज इसने की। और 9 नंबर की बात करते हैं तो पार्टोन रस, पार्टोन रस की बात करते हैं तो ये 1911 में कॉक कैंसर के बारे में इन्होंने बताया। 10 नंबर की बात करते हैं तो लैंडस्टीनर एंड पॉपर, लैंड स्टीनर एंड
पॉपर। ये साइंटिस्ट आए और ये इनका सन था 1909 में, 1909 में, और इन्होंने क्या बताया हमको, ह्यूमन में पोलियो वायरस के बारे में बताया। ह्यूमन में पोलियो वायरस के बारे में बताया। तो ये मुख्य साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको बहुत बेहतरीन डिस्कवरी दी एचआईवी के बारे में हमको। रॉबर्ट गैलियो 1906 में, वाल्टर रीड ने 1902 में ह्यूमन येलो फेवर में, और लॉफलर एंड फ्रॉग ने 1997 में जर्मनी में एनिमल में फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में बताया। और पाइटन रॉस्क ने बताया कि भाई कोक कैंसर कैसे होता है, कोक कैंसर के बारे में जानकारी दी, कोक कैंसर के बारे में जानकारी दी डिसीज में। और ह्यूमन में कौन से, एक लैंड स्टीनर एंड पॉपर, ये जो साइंटिस्ट आए 1909 में, इन्होंने क्या बताया, ह्यूमन पोलियो वायरस के बारे में हमको कंप्लीट डिस्कवरी बताकर इन्होंने दिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। हमने 10 डिस्कवरी के बारे में पढ़ा और 10 साइंटिस्टों के, इन 10 साइंटिस्टों में एक ही ऐसा साइंटिस्ट था जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन था? वायरस को क्रिस्टलाइजेशन किया और उसका नाम था स्टेनले, और उसका जो सन था, यानी कि सेंचुरी उसकी थी 1946। नोट कर लें आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ जनरल करेक्टर वायरस के। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और एक एक लाइन पढ़ते हुए चलें। इसके बाद में हम बात करते हैं जनरल करेक्टर ऑफ वायरस। जनरल करेक्टर ऑफ वायरस। वायरस के जनरल करेक्टर के बारे में हम जानेंगे, इसके जनरल करेक्टर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसको हम पॉइंट में पढ़ेंगे, और सबसे पहला पॉइंट यानी 1 नंबर का, ये कैसा होता है, वायरस एसेलुलर होते हैं। वायरस एसेलुलर होते हैं। 2 नंबर की बात करें तो वायरस माइक्रो पार्टिकल है। वायरस माइक्रो पार्टिकल हैं। 3 नंबर की बात करें तो थ्री नंबर की 3 पॉइंट की बात करते हैं तो वायरस नॉन लिविंग, वायरस नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं। और 4th नंबर की बात करते हैं तो वायरस स्मॉल, वायरस स्मॉल साइज के कैसे होते हैं, स्मॉल साइज, इनका साइज होता है 7 × 10 की पावर -7। इनका होता है माइक्रोन मीटर स्क्वायर, माइक्रोन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हम वायरस के जनरल करेक्टर के बारे में जानेंगे, और वायरस की डिस्कवरी हमने पढ़ ली है। वायरस के 10 पॉइंटों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इनके पॉइंट पढ़े जाते हैं। वायरस माइक्रोन मीटर के होते हैं। फिर इसके बाद में वायरस 5th नंबर की बात करते हैं तो वायरस कैसे होते हैं। वायरस में प्रोटीन सिंथेसिस का अभाव होता है। वायरस में प्रोटीन सिंथेसिस का अभाव होता है। वायरस में प्रोटीन सिंथेसिस का अभाव होता है। वायरस में एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। वायरस में एंटीबायोटिक का कोई अभाव नहीं होता है। वायरस 7th नंबर की बात करें तो वायरस एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट में
एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर में बट एक्सेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कीमो कीमो एंड थर्मो, कीमो एंड थर्मो निष्क्रिय क्रिया है। कैसी है? निष्क्रिय क्रिया है। ये पॉइंट हम पढ़ते हैं। एक वायरस एसेलुलर वायरस माइक्रो पार्टिकल होता है, वायरस नॉन लिविंग है, वायरस स्मॉल साइज का 7 × -10 की पावर माइक्रोन मीटर स्क्वायर होता है। वायरस में प्रोटीन सिंथेसिस का अभाव होता है, वायरस के एंटीबायोटिक का कोई अभाव नहीं होता है। वायरस एसिड बेस एंड साल्ट में एंटीबायोटिक होते हैं, बट कीमो एंड थर्मो में निष्क्रिय रूप से ये पाए जाते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं इसके आगे। वायरस ऑफ यानी कि लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। जब तक मार्कर का कैप ना गिरे तब तक हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है। और ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हेडिंग डाल लें सजीव लक्षण, विषाणुओं के सजीव लक्षण। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 मिटा थे। जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। वायरस, ये वायरस है क्या चीज? वायरस, वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अब लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, विषाणुओं के सजीव लक्षण। विषाणुओं के सजीव लक्षण। हम पढ़ रहे हैं विषाणुओं के सजीव लक्षण, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे विषाणुओं के निर्जीव लक्षण, यानी कि लिविंग कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टर, और फिर उसके बाद में हम इनके सेट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम इनके साइज के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद में एक्चुअल में सिंपल स्ट्रक्चर इसका बना के देखेंगे कि वायरस आखिर में होता कैसा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। हम पॉइंट में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट में कोई चीज़ लिखी होती है तो आप ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। अगर हम थ्योरी में पूरा लिख दें तो इतनी जल्दी आप पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंटों में पढ़ते हैं। ये ओनली लिविंग में पाए जाते हैं, ओनली लिविंग में पाए जाते हैं। और नंबर 2 की बात करते हैं तो ओनली लिविंग सेल में ग्रो, अर्थात होस्ट सेल में मल्टीप्लेक्शन करते हैं। ये होस्ट सेल में ही क्या करते हैं, गुणन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट के बारे में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? और लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए व आरएनए होता है। डीएनए व आरएनए पाया जाता है या होता है। प्रोटीन एंड फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और
5th नंबर की बात करते हैं तो इनका शेप और साइज निश्चित रहता है। इनके करेक्टर की बात करते हैं तो इनका शेप और साइज क्या रहता है, निश्चित रहता है। और यही इनके लिविंग के सजीव के करेक्टर होते हैं। इनके शेप और साइज में कोई करेक्टर नहीं होते हैं और ओनली लिविंग में पाए जाते हैं। जैसे ओनली लिविंग सेल में ग्रो करते हैं, होस्ट सेल में मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, शेप साइज निश्चित रहता है। और इसमें एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन का करेक्टर होता है, यानी एंटीजेनिक करेक्टर होता है। 6 पॉइंट एक और लिख लें, इसमें एंटीजेनिक करेक्टर होता है। एंटीजेनिक करेक्टर इसके अंदर पाया जाता है और यही इसकी प्रक्रियाएं होती हैं इसमें हर एक पार्ट में। अब हम इसके आगे देखते चलेंगे तो विषाणुओं के निर्जीव लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम मार्कर को इंक पिला लेते हैं क्योंकि ये भी भूखा हो चुका है और मार्कर भी जरूरी है। मार्कर अगर नहीं होगा तो फिर कहानी कैसे चलेगी, इसको खाना तो देना पड़ेगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 बूंद पोलियो के इसको भी पिला दें। आपने इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छी तरीके से ले लिया होगा और हम आपसे बात करने जा रहे हैं लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। तो इसी हेडिंग में क्या कर लें, हेडिंग को डाल लें नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिर्फ नॉन लिविंग और यहाँ पे हमने लिखा था सजीव, तो यहाँ पर हम कर देते हैं निर्जीव। और नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस, हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम पॉइंटों में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग कैसे होते हैं, ऑल लिविंग सेल डीएनए डबल स्टैंडर्ड। 2 पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सम लिविंग सेल जो होती हैं, सम लिविंग सेल डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड। 3 पॉइंट की अगर बात करते हैं, 3 पॉइंट में ऑल लिविंग सेल में क्या होता है, ऑल लिविंग सेल में डीएनए आरएनए होता है, बट एक एक्सेप्शन इसमें है, रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस एक होता है, कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस। इसमें एक पाया जाता है, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, ठीक है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। फिर उसके बाद में हम 4th पॉइंट की बात करते हैं। तो 4th पॉइंट में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के बाद में
एंजाइम एंजाइम की बात करें तो इसमें जो होता है लिविंग में सब पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बट इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। दो ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, ओनली टू। एक प्रोटीन होती है और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। ये दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और बात करें फिफ्थ नंबर पॉइंट की, तो ये कैसे होते हैं, वायरस सेलुलर नहीं होते, सेलुलर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट होती है। तो आप इसके जनरल कैरेक्टर यानी कि निर्जीवों के लक्षण पढ़ चुके हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड भी भर चुका है और हमने करेक्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं, निर्जीवों के करेक्टर। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें, हम आपको बता दें, थोड़ा धैर्य रखे समझें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर बड़ा हो चुका है तो आप क्या करें, थोड़ा पॉज कर दें इसको, पॉज करने के बाद में पानी पी लें, पानी पीने के बाद में इसको आराम से इत्मीनान से फिर से स्टार्ट करें। हाँ, अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको यकीन मैं करता हूँ, मैं भरोसा रख रहा हूँ और आप भी हमारे भरोसा रखें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कंटेंट अच्छा नहीं दे रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट आप तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो क्या करें, आप किसी बेहतरीन कोचिंग सेंटर में, जो आपका दोस्त या आपका फ्रेंड या आपका रिलेशनशिप कोई है और वो बेहतरीन से उनसे 70,000 से 80,000 रुपीज़ पर ईयर दे रहा है कोचिंग फीस की, और वहाँ पर जाकर के विज्ञान की कोचिंग लगाए हुए है, या चाहे बोर्ड का हो, वो लगभग 8 से 7,000 रुपीज़ जमा करके वो बोर्ड की तैयारी करता है। अगर नीट का कोई बच्चा है तो 80 से 70,000 तक रुपीज़ देता है और वो वहाँ बेहतरीन उसका नोट उठाएँ। और जैसे मैं बात कर लूँ हाई लेवल की कोचिंग, जैसे एलन की बात करता हूँ, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ के, अगर वहाँ कोई दोस्त आपका है तो उसमें से कॉपी मिलाएँ और यहाँ हमारे यहाँ की कॉपी को मिलाएँ और नोट को मिलाएँ, उस नोट को मिलाएँ तो आपको 90 से 95% आपको कंटेंट सेम मिलेगा। भरोसा रखें, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएँगे ज़रूर। अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपके कोई दोस्त हैं रिलेशनशिप में या कोई आस-पड़ोस में जो पढ़ने में कमज़ोर है पैसों से और वो पढ़ने में भी कमज़ोर है, अगर उसका मन नहीं लगता है तो उसको दिखाएँ हमारे वीडियो और उसको पढ़ने की उसकी चिंगारी को एक शोला बना दें और उसके अंदर एक हौसला जगा दें कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ कर के कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ें और बेहतरीन कंटेंट हम आप तक पहुँचाते हैं। बहुत कम फीस में, आपसे फीस भी नहीं ली जाती है। यही कोई आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को देखेंगे, बस यही मेरी फ़ीस होगी और इससे ज़्यादा बेहतर कोई मैं फ़ीस आपसे नहीं ले रहा हूँ। कोई आपको कैश में फ़ीस डिलीवर नहीं करनी है, ना तो आपको कोई बैच खरीदना है, जैसे यकीन बैच, दौड़ना बैच, लक्ष्य बैच, इस प्रकार के कोई बैच यहाँ नहीं चलते। यहाँ जनरल कैरेक्टर की पढ़ाई है, जैसे हमने जनरल कैरेक्टर इसके पढ़े थे, वैसे ही जनरल प्रकार की पढ़ाई है। आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो बेहतरीन लगेगा, आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई आपके मन के अंदर होती है। आप जिस प्रकार से सोचेंगे, अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी चलती है तो आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के तरीके से सोचेंगे और कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसके नोट बनाएंगे। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जैसे मान लिया जाए बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो, या तुम्हारा 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये कंटेंट बेहतरीन मार्क्स दिलवा सकता है। और वायरस ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इस वायरस से टॉपिक से नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन का माना 8 नंबर, कितने नंबर है, 2 क्वेश्चन का माना
8 नंबर हैं। और अगर 11th की बात करते हैं तो 11th में लगभग वही 2 नंबर का क्वेश्चन या 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 12th में। और 10th में वही 2 के लगभग 3 के नंबर से पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन 12th में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। और चाहे सीबीएसई हो, चाहे हिंदी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप हमसे जुड़े और पढ़ें। मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है। आप जिस भाषा में समझ जाएं वही भाषा आपके लिए मायने रखती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विषाणुओं का आकार। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम पढ़ रहे हैं। और आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, जिस दिन आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तब वहां आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पढ़ाई होती क्या है। सच बता रहे हैं, अभी तो ऊपर ऊपर से खेल रहे हो, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई पढ़ाई होती क्या चीज़ है। और सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। और सक्सेस वाले से ज़्यादा जो सक्सेस हो गया तो सो हो गया, जो उस जगह पे हार गया यानी फेल हो गया, फेलियर बन गया, उसको पता हो जाता है कि पढ़ाई की अहमियत क्या होती है या उस सीट की अहमियत क्या होती है जिस सीट पे जाकर के तुम्हारा अपोजिट बैठ गया है जाके। तो हम बात कर रहे थे विषाणुओं के आकार, विषाणुओं का आकार। तब आपको पता चलेगा कि उस सीट की या उस कुर्सी की अहमियत क्या होती है या उस पोजीशन की अहमियत क्या होती है। तो दिल लगा के पढ़ें। विषाणु, वो विषाणुओं का आकार। हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ वायरस की, साइज ऑफ वायरस। साइज ऑफ वायरस, वायरस को फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हम बढ़ते हैं। वायरस को मीट्रिक मेथड, मीट्रिक मेथड, वायरस को मीट्रिक मेथड, नैनोमीटर, मीट्रिक मेथड, नैनोमीटर और एनएम में मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसी में, तो वेरी स्मॉल वायरस, वेरी स्मॉल वायरस, वेरी स्मॉल वायरस 10 नैनोमीटर के होते हैं। कितने होते हैं? 10 नैनोमीटर। वेरी स्मॉल वायरस 10 नैनोमीटर। और इसको देखा जाए तो यहाँ पे 10 nm भी कहा जाता है। और इसको और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 10 यानी 1.01 माइक्रोन मीटर का भी होता है। इस प्रकार से हम इसको कहते हैं। और थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इसको अगर हम लार्ज वायरस की बात करें यानी सबसे बड़े वायरस की बात करें तो 300 nm तक हो सकता है, तक लगभग तक हो सकता है, हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरस के बारे में जिसकी हम नाम पढ़ेंगे, जिसकी संख्याओं में उसके हम साइज की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस का साइज जो होता है 15 इंटू कितना होता है 15 इंटू 300 nm तक। फिर इसके बाद 2 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो माइज डॉर्फिज्म, ये वायरस होता है माइज ऑफ डॉर्फिज्म, यानी कि मकाई के पौधे का, यानी कि जो माइज होता है उस पौधे की बौनेपन का वायरस, जो उस पौधे को बौना कर दे, उस वायरस के बारे में हम जानेंगे। तो इसका होता है 17 इंटू 15 nm। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करते हैं तो ये कितना होता है 54 इंटू 200 nm।
फोर्थ नंबर की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके साइज की बात करते हैं तो 18x20 nm होता है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर में आता है पोलियो वायरस। कौन सा? पोलियो वायरस। और पोलियो वायरस की बात करें तो ये कितना होता है? 20x27 nm। इस प्रकार से इनके साइज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे टोबैको मोजेक वायरस, माइज ऑफ डॉर्फिज्म, बैक्टीरियोफेज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस। इनके साइज की बात करते हैं तो 15x300 nm होता है, 7x15 nm होता है, और 54x20 nm यानी 200 nm होता है, 18x20 nm और 20x27 nm। इस प्रकार से वायरस के हम साइज की बात कर चुके हैं। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वायरस के शेप के बारे में कि इसकी शेप किस किस प्रकार से पाई जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और फिर उसके बाद में हेडिंग डाल लें, आकृति यानी विषाणुओं की आकृति के बारे में हम जानेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। विषाणुओं की आकृति के बारे में हम जानेंगे। इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ने के बाद में हम इसकी आकृति के बारे में जानेंगे। साइज ऑफ वायरस, साइज ऑफ वायरस, 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 साइज ऑफ वायरस। विषाणुओं का आकार हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आकृति। आकृति पढ़ेंगे, साइज ऑफ वायरस। हम इसके शेप को पढ़ेंगे, शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले इसमें कार्य किया। एक था तकाशी एंड रेवेलिन, तकाशी एंड रेवेलिन। तकाशी एंड रेवेलिन 1933 में फर्स्ट टाइम वायरस के फर्स्ट टाइम वायरस के शेप के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम वायरस के आकार को बताया। ये साइंटिस्ट थे जो इन्होंने सबसे पहले इसके आकार के बारे में बताया और वायरस के टाइप भी बताए कि वायरस किस किस टाइप का होता है। तो ये रॉड शेप भी होता है, रॉड शेप, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, और ये लार्ज होता है। कैसा होता है? लार्ज होता है। लार्ज के बाद में इसका स्ट्रक्चर टीएमबी जैसा क्यूबिक भी होता है। कैसा होता है? क्यूबिक भी होता है। और फिर उसके बाद में जैसे गलसुआ का वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस, रेबीज का वायरस, इस प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के वायरसों के बारे में इन्होंने डिस्कस करके हमको बताया। 3 नंबर पे लिख देते हैं हम वायरस को। जैसे बात करें सम वायरस, पॉक्स, एक था छोटी मम्मी और दूसरा था बड़ी मम्मी। पॉक्स यानी कॉम्प्लेक्स शेप था इसका। कैसा था? कॉम्प्लेक्स शेप पाया जाता है। इस पॉक्स का कैसा शेप पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो रेबीज। रेबीज कैसा था? रेबीज एक सिंपल यानी कि ये कैसा था? बंदूक की गोली जैसा। रेबीज वायरस ये गन ऑफ बुलेट, गन ऑफ बुलेट यानी बंदूक की गोली के आकार का था, बंदूक के गोली के आकार का था। और बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, लास्ट पॉइंट हमारा है। इसको हम स्टैनिंग करते हैं, नेगेटिव स्टैनिंग। कौन सी स्टैनिंग करते हैं? नेगेटिव स्टैनिंग मेथड से।
नेगेटिव स्टैनिंग मेथड से के द्वारा हम क्या करते हैं, इनको नेगेटिव स्टैनिंग मेथड के द्वारा इनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप थे, तो सबसे फर्स्ट की बात करें हम, यहाँ पे हम तीनों पॉइंट लिखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हेलिकल सिमेट्री में और 2 पॉइंट की बात करें तो वो कैसी सिमेट्री थी, वो स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री थी। स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री थी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में क्या था, थर्ड पॉइंट में कॉम्प्लेक्स सिमेट्री थी। कैसी थी, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। इस प्रकार से हम 3 सिमेट्रियों में इनको डिवाइड करते हैं, एक हेलिकल सिमेट्री, एक स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। हम इनके शेप को बनाएंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और फिर उसके बाद में हम इनके शेप को एक एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। सबसे पहली सिमेट्री कौन थी, हेलिकल सिमेट्री थी। कौन सी थी, फर्स्ट हमारी क्या थी, हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री को स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो किस प्रकार से, आप हमारे साथ में बनाते चलें। स्ट्रक्चर को हमारे साथ में आप भी बनाते चलें, अपने नोट निकालें और उस नोट में बनाएं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी सिमेट्री पाई जाती है। और इसी में एक स्ट्रक्चर और आता है जिसको हम बनाते हैं, टीएमबी वायरस। कौन सा वायरस है, इसको बोला जाता है टीएमबी के नाम से जानते हैं, टीएमबी वायरस। इस प्रकार से उसका भी शेप पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल कुछ इस प्रकार से रखा होता है इसमें। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टीएमबी वायरस। और इसकी बात करते हैं तो ये बाहर वाले क्या लगे हैं, ये कैप्सो मेयर लगे हैं और ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे हेलिकल सिमेट्री की और हमने हेलिकल सिमेट्री का डायग्राम बनाया, उसके स्ट्रक्चर बनाए और फिर उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम तुरंत बात करते हैं स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री के बारे में और स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री पढ़ते हैं, स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री, और उसी के बारे में हम जल्दी से पढ़ते हैं और लास्ट में हम सिंपल एक स्ट्रक्चर बनेगा स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री। हेडिंग डाल लें, स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री, स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री। 2 नंबर की बात करते हैं तो क्या है, स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री, स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री। स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री।
कापी कलम निकाल लें, हमारे साथ में बनाते चलें। स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री, इसके अंदर डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड है और ये जो बाहर लगे हुए हैं कैप्सोमियर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? कैप्सोमियर। और ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसी में स्ट्रक्चर और बना देते हैं यहाँ पे हम। कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे कैप्सोमियर्स इसके बाहर लगे होते हैं। ये कौन सा वायरस है? ये वायरस है एडिनो 2 वायरस। कौन सा वायरस? एडिनो 2 वायरस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे स्फेरिकल क्यूबिक सिमेट्री। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के दोनों डायग्राम हम इस साइड में बनाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरियोफेज इसको बोला जाता है, इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है, और बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है, और कुछ इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड इसमें होता है। इसका नाम दे दें तो इसको हम बोलते हैं टी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। इसके डबल डायग्राम की यानी कॉम्प्लेक्स और सिमेट्री कैसी होती है इसकी? कुछ इस प्रकार से वायरस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टाइप पे पाया जाता है। इस वायरस को बोलते हैं वैक्सीनिया वायरस। कौन सा वायरस है? वैक्सीनिया वायरस बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज, वैक्सीनिया वायरस। और अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, विषाणुओं की आकृति हमने पढ़ ली है। अब हम थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि विषाणु किस प्रकार से हम इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं, और क्या क्या इसकी खूबियाँ होती हैं, जिसको बोलते हैं विषाणु की संरचना एवं संगठन। हम पढ़ेंगे विषाणु की संरचना एवं संगठन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना लें अपने नोट में, कंप्लीट बना लें। जैसे ही आप बना के पढ़ेंगे वो अच्छा ही रहेगा, जितना आप बेहतरीन कंटेंट पढ़ सकेंगे बेहतरीन तरीके से। जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में बना लें। वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 हेडिंग डाल लें विषाणुओं की संरचना एवं संगठन। विषाणुओं की संरचना एवं संगठन। विषाणुओं की संरचना एवं संगठन।
विषाणुओं की संरचना एवं संगठन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसको जानेंगे। पॉइंट के हिसाब से थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। 1 पॉइंट की बात करें तो ये वायरस वेरी स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? वायरस वेरी स्मॉल होते हैं। आप ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि वायरस स्मॉल तरीके के होते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लेकर आए हैं, इसमें 2 साइंटिस्ट आए जिसको बोला गया नॉल एंड रस्का। क्या बोलते हैं उनको? नॉल एंड रस्का। ये सन कौन सा था? 1934। 1934 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने द्वारा यानी स्वयं के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसने क्या किया था? डिस्कवरी की और वायरस को देखने में, पढ़ने में आसानी हुई। फर्स्ट टाइम। कौन सा टाइम था? फर्स्ट टाइम में। इसलिए इनको जो है हम जानते हैं नॉल एंड रस्का के नाम से देखा जा सकता है। तो इन्होंने जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें वायरस की आकृति को देखा तो किस प्रकार से देखा, हम उस आकृति के बारे में जानेंगे और उसका हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, इस प्रकार से। और बीच में इनके क्या हुआ? बीच में जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड था। क्या था? न्यूक्लिक एसिड। बाहर क्या थी? लार्ज लेयर थी और लार्ज लेयर के अंदर कैप्सोमियर पाए गए। इस प्रकार से कुछ आकृति इनको दिखाई दी। इस वाली बाह वाली संरचना को बोलते हैं लेयर बिग वायरस। ये बड़े वायरसों में लेयर के रूप में काम करती है। लेयर बिग वायरस। और ये क्या दिख रहे हैं? ये जो पत्तियां दिख रही हैं, ये लीफ दिख रही हैं, कैप्सो मेयर्स की लीफ में। और ये जो बीच में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये फिगर काय का है? तो फिगर है सिंपल वायरस। फिगर सिंपल वायरस। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा पाया जाता है? डीएनए। और ये कवच का कार्य करती है। काहे का काम करती हैं? कवच का। कैप्सिड होती हैं और ये कार्य काहे का करती हैं? ये कवच का कार्य करती हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ये स्ट्रक्चर इन्होंने कंप्लीट हमको क्या बताया? वायरस के बारे में, विषाणु की संरचना के संगठन के बारे में, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की किस प्रकार से वायरस ये अपने नॉल एंड रस्का अपने द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज करके हमको बताया। वायरस में भी बहुत कुछ छूट गया है। अगर टाइम मिलता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं कि वायरस को और किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। वायरस में बहुत सारी ऐसी चीजें भी छूट गई हैं, इनके डिफरेंट छूट गए हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। इसका सेपरेट वीडियो आपके पास आएगा। और हमने जितना किया है वायरस के बारे में बेहतरीन तरीके से किया है। आप इसको पढ़ते रहें और वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ऑनलाइन बोर्ड पे या ऑनलाइन तरीके से हम घर पे अपने बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर स्कूल में मिस हो गया है या घर पे किसी वायरस का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप उसमें जो है फंस रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखें और इससे आपको 100% समझ में आएगा।
मेरा वादा है, मैं आप भरोसा रखिए मेरे पे, मैं सच पढ़ाता हूँ। आप जाकर के क्लास 11th की एनसीईआरटी को उठाकर देख लें, उसमें आपको बिल्कुल एज टू एज, लाइन बाय लाइन आपको यही सब मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हूबहू मेरे को रटी हुई एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जब यहाँ पे पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को जब पढ़ोगे जाके तो आपको लगभग 90% एनसीईआरटी समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है और मेरा वादा है, ठीक है? अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लोगो यहाँ पर दिया हुआ है, बीडब्ल्यूसी के नाम से जानते हैं और यहाँ नीचे लाइन में लिखा हुआ है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। मेरा नाम है शाहिद खान और आप बहुत खुश होंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव लोगों की लाइफ या संघर्ष से दूर हो जाएँ, ठीक है? चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, चाहे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों, अगर आपको नेगेटिव रास्ते की खोज कराता है तो उससे दूर हो जाएँ। अगर आपको पॉजिटिव की डिस्कवरी कराता है, पॉजिटिव पाथ की डिस्कवरी कराता है तो आप उसके साथ जुड़ जाएँ। थैंक यू। पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।